हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर होने वाला है एक हमारे पास। अच्छा देखो, इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं। हमने इससे पहले ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल सीखा है, और उसके बाद जो है हमने लुप्तीकरण विधि सीखा है, प्रतिस्थापन विधि सीखा है, और इस अध्याय में हम करने वाले हैं बज्र गुणन विधि। अब ये कौन सी विधि होती है और किस तरह से इस विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या यह विधि आसान है, मुश्किल होने वाला है? बिल्कुल नहीं। आप अगर हमारे चैनल पे पहले का वीडियो देख चुके हो, आप पहले पढ़ चुके हो हमारे चैनल से, तो आपको पता होगा मुश्किल यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन का हर वो भाग, हर वो बात क्वेश्चन से रिलेटेड जो ज़रूरी होता है यहाँ पर बताया जा रहा है ना। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पूरी वीडियो में बने रहो, हर एक बात यहाँ पर समझ में आने वाली है। और ख़ास करके यहाँ पर बज्र गुणन विधि की बात कर रहे हैं तो वो भी बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है समीकरण दो समीकरण फिर से दिया हुआ है। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 में, 4 भाग है इसके, और हर भाग में हमको क्या करना है, पहले चेक करना है, बताना है क्या समीकरण का जो हल है वो अद्वितीय है। मतलब अगर एक हल है ना, तो समीकरण को फिर बज्र गुणन विधि से हल करना है, और एक से अधिक हल या कोई हल नहीं है तो हल तो होगा ही नहीं, और एक से अधिक है हल तो फिर उस समीकरण को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाता है अपने पास, क्वेश्चन है x - 3y और -3 बराबर 0। ये समीकरण एक दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण दिया है यहाँ से 3x - 9y -2 बराबर 0। ये समीकरण 2 दिया हुआ है। अब हमको सबसे पहले पता करना है क्या इसका हल जो है वो अद्वितीय है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 से तथा समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर भी क्या करना है, 0 ले लेना है। 0 से तुलना करने पर अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तुलना करने का क्या मतलब है। हमने क्या कहा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 का तुलना करने। कहने का मतलब देखो, x यहाँ भी है और समीकरण 1 में भी देखेंगे x यहाँ भी है। यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ पर x का गुणांक a है। इसका मतलब है कि a1 जो निकल के आ रहा है ना, हमारा 1 निकल के आ रहा है। इसी तरह से तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, a1 बराबर हमको 1 प्राप्त होता है। इसी तरह से देख लो b1 कितना प्राप्त हो रहा है, b1 के जगह पर -3 है तो -3 हो जाएगा। b1 बराबर हो जाएगा -3, और c1 बराबर हमको निकल के आ जाएगा यहाँ पर -3। तो ये यहाँ से हमको प्राप्त हो जा रहा है। अब देखते हैं समीकरण 2 में क्या निकल के आ रहा है। समीकरण 2 की बात करेंगे तो वहाँ से निकल के आएगा हमको a2, और a2 बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है कितना, 3, और b2 बराबर भी यहाँ से निकल के आ रहा है -9। देखो यहाँ पर है ना, y का गुणांक कितना है, -9, और ये है b2, और c2 निकल के आ रहा है यहाँ पर, c2 निकल के आ रहा है -2। ठीक है। अब यदि यहाँ से हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख लेना है। तो लिख लेते हैं यहाँ a1 बट्टे a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। b1 बट्टे b2 क्या हो जाएगा, b1 बट्टे b2 अगर लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, -3/9, -3 बट्टे माइनस में 9, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 3 तिया 9, तो ये हमको निकल के आ जाएगा 1/3।
और यहाँ से C1 C2 देख लेते हैं, C1 बट्टे C2, C1 बट्टे C2, और ये क्या निकल के आने वाला है, -3 बट्टे 2, -3 बट्टे -2, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से निकल के 3 बट्टे 2 आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पष्टतः यहाँ स्पष्ट है कि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के। यही वाला केस तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना। आप गौर से देखोगे A1 बट्टे A2 1/3 आ रहा है, B1 बट्टे B2 भी 1/3 आ रहा है, मतलब ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। लेकिन C1 बट्टे C2 3/2 आ रहा है, तो वो तो B1 बट्टे B और C1 बट्टे C2 बराबर नहीं है ना। तो ये हमारा कंडीशन आ रहा है। और हमको पता है हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। जब भी ऐसा कंडीशन आता है ना, जब भी इस तरह का कंडीशन है उसमें क्या होता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अब जब भी इस तरह से आता है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। इससे पहले हम बता दें कि इस कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जब होता है तो उसमें इस तरह से 3 केस आ सकता है। पहला केस में देखेंगे, या तो होगा A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2। अब इस चारों क्वेश्चन में जो बात की जा रही है ना, वो इसी के बारे में बात की। अगर इस फॉर्म में दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो उसको हमको बीजगणित विधि से सॉल्व करना है, लेकिन अगर इस फॉर्म से अलग है तो हमको नहीं करना है। तो पहला तो ये है। दूसरा अभी हमने देखा है क्या आता है, A1 बट्टे A2 बराबर आ जाता है B1 बट्टे B2 के, और बराबर नहीं आता है C1 बट्टे C2 के, जो कि यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं यहाँ पर। और तीसरा फॉर्म जो आता है वो आता है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बट्टे C2। ये तीसरा फॉर्म है। अगर इस फॉर्म पे आता है तो समीकरण का अनेक हल है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, जो यूनिक हल होगा यानी केवल एक हल होगा उसका सोल्व हमको बीजगणित विधि से करना है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। अच्छा, 2x प्लस वाई बराबर 5, इसको आप कैसे लिख सकते हो, जरा इसको मॉडिफाई करो। 2x प्लस वाई, और इसको देखो 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा -5 बराबर में 0। इसको मान सकते हैं हम समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है हमारा, 3x प्लस 2y, 3x प्लस में 2y और बराबर में 8। इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 3x प्लस 2y और 8 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो ये हो जाएगा -8 बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगा 2। तो इस तरह से 2 समीकरण हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, फिर से वही बात करनी है। समीकरण 1 का A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा 2 का A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब इसका मतलब क्या है कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखो A1x है, फिर इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, आपको शायद समझ में भी आ जाए। अगर नहीं थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो बता दे। देखो समीकरण 1 की तुलना करेंगे ना A1x प्लस B1y प्लस C1 से, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 में x के जगह पर क्या है, x है, और जहाँ पर A1 है तो A1 के जगह पर 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ से A1 बराबर हो जाएगा 2।
इसी तरह से y के जगह पर देखो y है और b1 के जगह पर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं हो ना गुणांक तो वो हो जाता है हमारा 1, तो b1 बराबर हो जाएगा यहाँ से 1। और c1 का देख लो, c1 बराबर क्या है, c1 बराबर यहाँ से -5 है। यहाँ से लिख लेंगे हम c1 बराबर -5। इसी तरह से देखेंगे समीकरण 2 में। अच्छा ऐसे याद रखो, x का जो गुणांक होता है वो a1 होता है, y का जो गुणांक होता है वो b1 होता है, और c जो होता है वो जो अचर पद होता है वो c1 होता है। 2 3 4 5 ये ऐसा कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, c होगा, c1 या c2 होगा। तो ये बात हमको ध्यान रखना। तो a2 की बात करेंगे तो दूसरे समीकरण में देखना है हमको, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा -8। अब हमको क्या करना है, अब फाइनली हमको क्या करना है ना, देख लेना है क्या करना है हमको, a1/a2 करके देखना है। तो ये हो जाएगा 2/3 और b1/b2 करना है हमको, तो ये निकल के आने वाला है 1/2 और c1/c2 निकालते हैं तो ये निकल के आने वाला है -5/8, -5/8, तो ये 5/8 यहाँ से निकल के आने वाला है। अच्छा यहाँ पर देखो गौर से देखने में पता चल रहा है ना, a1/a2 निकाले 2/3 आया, b1/b2 निकाले 1/2 आया। मतलब a1/a2 जो है, ये जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसलिए इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अब इसका मतलब अद्वितीय हल होने का मतलब क्या है कि अद्वितीय हल होने का मतलब है कि इस समीकरण का केवल और केवल एक हल होगा। तो इससे आगे की कहानी क्या है उसको देख लेते हैं। अब देखो हमको क्या करना है कि वज्र गुणन विधि से इस समीकरण को हल करना है। तो ये बात हमको देखनी है, यहाँ पर वज्र गुणन विधि को देखना पड़ेगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं जरा आइए देख लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ से वज्र गुणन विधि से हम जानते हैं कि अब देखो जब भी आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करो तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरह का डायग्राम बना जब लो ना, जो अभी डायग्राम हम बनाने के लिए जा रहे हैं, ये डायग्राम बना के करोगे तो गलती होने के चांसेस नहीं के बराबर होगा, है ना। और थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है, मल्टीप्लिकेशन और माइनस पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो इस बात पे हमको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वज्र गुणन विधि में क्या जाता है, x बट्टे यहाँ पर b1 b2 होता है, c1 c2 होता है, फिर यहाँ से y आ जाता है, ये हो जाएगा a1 a2, फिर यहाँ से आ जाता है 1, ये आ जाता है हमारा b1 b2। क्या कहने का मतलब है, b1 b2 से शुरू करेंगे, c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2 पे ख़त्म कर देना है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, यहाँ से निकल के आ जाएगा। आप चाहो, चूँकि हम पहली बार बात कर रहे हैं वज्र गुणन विधि का, तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या निकला। अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या लिख सकते हैं, देखो जरा यहाँ पर, तो x बट्टे क्या लिख सकते हैं, देखो किस तरह से होगा। x का वैल्यू निकालना है तो b1 और ये जो तीरे का निशान लगा है इसको गुना करना है, b1 c2, यहाँ से लिख सकते हैं b1 c2, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा इसे लिख ले, ये हो जाएगा b1 और ये c2 और माइनस का चिन्ह आएगा बीच में। फिर यहाँ पर देखो b2 c1 ये हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है तो इसके बराबर में हमको 1 वाला पोर्शन रखना होगा, तो 1 के ये वाला, देखो ये वाला बात कर लेंगे हम इसका। 1 बट्टे क्या लिख सकते हैं, देखो 1 के नीचे में क्या है, a1 a2 है और b1 b2 है, तो a1 b2 हो जाएगा, a1 b2 हो जाएगा और a2 b1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फिर a2 b1,
तो ये हो जाएगा A2B1। इससे हमारा क्या होगा, x का जो भी मान होगा वो निकल जाएगा। आप डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इससे हमारा x का वैल्यू निकल जाने वाला है। अगर y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे देख लो। फिर यहाँ पर अगर y का वैल्यू हमको निकालना है तो यहाँ से सिंपली क्या कर देना है कि y बट्टे, अब y बट्टे देख लो यहाँ पर C1A2 होगा। y के नीचे में C1C2 और A1A2 है तो C1A2 हो जाएगा। ये हो जाएगा C1A2 माइनस फिर C2A1 हो जाएगा, C2A1 हो जाएगा। और फिर 1/1 वाला ये जो पोर्शन है ना ये वाला ये यही आने वाला A2B1 माइनस अच्छा A1B2 है ना, आने वाला है A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, यहाँ से x और y का वैल्यू इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें हम करने के लिए जा रहे हैं ताकि आपको मुश्किल नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ से इतना काम करने के बाद ना यदि हमको सॉल्यूशन चाहिए तो आगे चल सकते हैं, देख ले। तो यहाँ से हम फॉर्मूला की बात कर चुके हैं। आप चाहे तो फॉर्मूला पर जाकर भी आप वैल्यूज रख करके आप मान रख सकते हैं, वो भी आपका आंसर जो है वो सही आएगा और आपका तरीका भी सही होगा। लेकिन फिलहाल हमने जो किया है यहाँ से इससे पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, x/B1/B2 C1/C2 और फिर A1/A2, ठीक है, B1/B2। तो इस तरीके से हमको क्या करना है ना, यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद हमने जो भी वैल्यूज था A1A2 B1B2 और C1C2 का वो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब आपके सामने में है। अब जिस तरह से हमने किया था फॉर्मूला बनाने के लिए उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को रखना है हमको। किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। एक को करना है -8 से गुना, यहाँ पर x तो रहेगा ही, x बट्टे कर लो, ये तो रहेगा ही। एक को करना है -8 से गुना, तो ये तो हो जाने वाला है -8, ठीक है, माइनस में हो जाने वाला है ये 8। और फिर यहाँ से हमको क्या करना है, माइनस तो लेना है और एक कोष्ठ डाल लो इस तरह से। फिर यहाँ से 5 और 2 को गुना करना है। 5 को अगर 2 से गुना करेंगे, -5 को 2 से गुना करेंगे, ये होने वाला है -10, ठीक है। ये डायरेक्ट हमने गुना ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। बराबर देख लो यहाँ से। अभी y की बात करेंगे तो y यहाँ पर है, y की बात करेंगे तो 5 को यदि 3 से गुना करेंगे तो ये होने वाला है -15, ठीक है। यहाँ से माइनस कर लेना है और एक कोष्ठ फिर से डाल लेना है। अब यहाँ से देखो 2 को यदि हम 8 से गुना करें, ये होने वाला है -16। और ठीक है, फाइनली यहाँ पर अब 1/, देख लेते हैं। 1/, अगर 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होने वाला है, 2 को यदि 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाने वाला है 4। और 3 को यदि 1 से गुना करेंगे तो ये होने वाला है -3, ठीक है। ये हमने कर लिया। यहाँ से आगे कैलकुलेशन देख लेते हैं हम क्या करना है। यहाँ पर x है तो x तो लिखोगे यहाँ से। उसके बाद ये है हमारे पास -8 और माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे 8 अच्छे से, और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में है हमारे पास 10। ठीक इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं y हो जाएगा y, और यहाँ से देख लो कितना लिखा था हमने, 5 दिया 15 और 16, मतलब यहाँ से हमको निकल के आ रहा है प्लस में। अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो -15 है ये हमारे पास, और बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो -15 है। अब ये निकल के क्या आने वाला है, -15 है और +16 होगा तो ये निकल के कितना आएगा, y/1। अब यहाँ देखोगे 1/4 में 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, मतलब ये तो 1 होने वाला है। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, किस तरीके से वो देखते हैं। तो हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है x/, अगर यहाँ से 10 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हमारा निकल के आ रहा है 1/1 यानी कि 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो निकलेगा यहाँ से 2। दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम यहाँ से, y/1 और ये हो जाएगा 1, तो y बराबर हमारा निकल के आएगा यहाँ से 1।